नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो सारे प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर हमेशा मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं हर बार आप सबके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर लेकर आऊँ। और आप सबके फीडबैक्स पढ़कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिनमें से मेरे कुछ प्यारे प्यारे चुनिंदा दोस्त हैं, उनमें से सबसे पहले हैं अमित जी, जो कि हैं दिल्ली से, नवीन शर्मा जी, जो कि हैं पंजाब पटियाला से। नवीन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। जो आपने बताया कि मेरे कहानी प्रस्तुत करने का ढंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप सबके इसी प्यार और चाहत की वजह से मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपको कहानियों के तौर पर प्रस्तुत की हुई ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपको पसंद भी आए। आपका ये फीडबैक जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अमित जी भी हमेशा अपना फीडबैक मुझे देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। चिन्मय त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं उड़ीसा से। रूबी जी, जो कि हैं यूरोप से। प्रकाश पंजाबी जी, जो हैं हांगकांग से। गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ऐसे ही अपना कमेंट और फीडबैक मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। इससे मैं हमेशा आप सबके लिए और कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट होती रहती हूँ। एक खास रिक्वेस्ट जो कि मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप कहानियाँ सुनते हैं और कहानियों को पसंद भी करते हैं तो मुझे थोड़ा सराहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक आर्कियोलॉजिस्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो हमेशा हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को खोदना, ढूंढना, निकालना और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देना, ये उनका काम होता है। ऐसे ही एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका काम था ऐसी ही चीज़ों को ढूंढ कर निकालना। वो अपनी ऐसी ही किसी खोज पर गए हुए थे। उनका नाम था अथर्व। वो आज तक जैसी जैसी चीज़ें खोद चुके थे और उन्होंने जैसी जैसी जानकारियाँ इकट्ठा की थीं, वो अपने इस फील्ड में काफ़ी आगे थे, लेकिन उन्हें और आगे बढ़ना था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखी। वो कभी भी ये काम नेम और फेम पाने के लिए बिल्कुल नहीं किया करते थे। आज वो जिस जगह पर ये खुदाई का काम कर रहे थे, उन्हें वहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें मिली। लेकिन एक जगह पर जब उन्होंने खुदाई करना शुरू किया, तब वहाँ उन्हें जो चीज़ मिली, वो चीज़ उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। इस बात से अनजान वो भी थे। उन्होंने जब उस जगह पर खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब सा है, ऐसा जो कि कुछ टुकड़ा है या फिर किसी चीज़ का हिस्सा, जिसको खोदने के लिए उन्होंने धीरे धीरे उस जगह पर काफ़ी बारीकी से, जैसा कि हम सब ने देखा भी है कि कई बार वो खुदाई करते हैं और फिर ब्रश से उन चीज़ों की धीरे धीरे सफाई करते हैं, वैसे ही करते करते उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा और आखिरकार उसके अंदर से जो चीज़ निकली, उसको देखकर उनकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वो एक सींग था, मतलब सींग का जोड़ा, जो कि ऐसा जान पड़ता था
जैसे अभी अभी किसी जानवर के शरीर से अलग करके वहां पर दबा दिया गया हो। और तो और वो सींग एक टोपी नुमा आकार की चीज के ऊपर बनाया हुआ था। उन्होंने काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार वो चीज पूरी तरह से जमीन से बाहर निकाली। जो सींग की लंबाई चौड़ाई ऐसी थी जैसी कि इस जमाने में किसी जानवर की तो हो ही नहीं सकती। उन्होंने उसे देखा और देखने के बाद उनको उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो उस जगह पर खुदाई का काम पूरी तरह से बंद करके वहाँ अपने जगह पर मतलब अपने लैब में जहाँ वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बारीकी से खोजबीन किया करते थे, वहाँ वो उसे लेकर पहुँचे और उन्होंने उसकी अच्छी तरह से जांच और परख करने के लिए खुद को हमेशा की तरह, ये उनके लिए बहुत नॉर्मल बात थी, अपने आप को लोगों से कुछ समय के लिए पूरी तरह से काट दिया। जिन लोगों को इस खुदाई के बारे में पता था, हमेशा उनके डिपार्टमेंट के लोग उनके पास आते, उनको अप्रोच करते और वो जो भी चीज़ अपने साथ लेकर आए होते थे वो उन चीज़ों को अपने डिपार्टमेंट के लोगों के सुपुर्द करके सारी जानकारी उन तक पहुंचा दिया करते थे। इस बार भी लोगों को इसी बात का इंतज़ार था, क्योंकि टीम तक ये बात तो पहुंच चुकी थी कि उन्हें इस बार कैसी चीज़ मिली है। लेकिन वो जब भी उनसे मिलने आते, हर बार वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें टाल दिया करते थे और धीरे धीरे उनके टीम के सारे लोग गायब होने लगे। इस बात से उनके टीम के लोग अब काफ़ी परेशान हो चुके थे और ये जो कि सबसे सीनियर मेंबर थे, इन तक पहुंचना तो उस वक्त काफ़ी मुश्किल हो चुका था। वो अपनी उस खोज के बारे में पूरी तरह से पता करने के लिए लगे हुए थे। ऐसे में वो लोग बार बार उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी। फिर भी अब लगभग 3 महीने हो चुके थे और इनके टीम के सिर्फ 2 लोग ही बचे हुए थे। वो ऐसे 2 लोग थे जो कि उस खुदाई के काम में गए भी नहीं थे। उस खुदाई के काम में गई हुई उनकी पूरी टीम अचानक से गायब हो चुकी थी और ये पहले से ही गायब थे। अब बाकी के बचे हुए टीम के 2 मेंबर इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके थे। 3 महीने बीत जाने के बाद वो एक दिन उनके पास आए और उन्होंने सारी बातें कह सुनाई। लेकिन अथर्व जी का रिएक्शन इस पे काफ़ी अजीब था। उन्होंने इस चीज़ पर कोई आश्चर्य बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया। उन्हें ये बात बताई गई कि टीम के वो सारे मेंबर अचानक से बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब होते जा रहे हैं। वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, हमें ये पता नहीं चल रहा है। हम अब पुलिस कंप्लेंट करने की सोच रहे हैं। सर, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? लेकिन अथर्व जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। और तो और उन्हें ज़्यादा जोर देने पर आज पहली बार अथर्व जी को उनके टीम के लोगों ने गुस्सा करते हुए देखा। वो बहुत बुरी तरीके से उन दोनों लोगों पर चीखने और चिल्लाने लगे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, तुम लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं, इसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आज के बाद से अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने उस टीम के मेंबर को वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। वो दोनों अब इस व्यवहार से भी शॉक थे और तो और टीम के बाकी के लोगों के ऐसे गायब होने पर भी। लेकिन वो क्या करें क्या ना करें, अब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्होंने जाकर पुलिस कंप्लेंट लिखाई। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, पुलिस वाले अपनी तरीके से छानबीन करने में लगे हुए थे और
धीरे धीरे अब ये दोनों लोग भी गायब हो चुके थे। ऐसा क्या हो रहा था? क्यों अथर्व जी अपने टीम से ही इस तरह से कट चुके थे और वो सारे लोग ऐसे गायब कहाँ होते जा रहे थे? अभी भी अथर्व जी उसी सींग के साथ अपना वक्त बिता रहे थे। ऐसा क्यों? अथर्व जी अब उस सींग के बारे में काफी सारी बातें जान चुके थे, लेकिन ये पहली बार था कि वो अपनी खोज के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी अपनी टीम को इस बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। आखिरकार ये बात फैलते फैलते अब उनके ही डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों को पता चली और उन्होंने इस बारे में छानबीन करने की ठानी। लेकिन उन्होंने जब अपनी छानबीन शुरू की तब धीरे धीरे उस टीम के भी 2 लोग गायब हो चुके थे। अब सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए और परेशान थे। इधर अथर्व जी के साथ कुछ ऐसा अजूबा हो रहा था जो आपकी, हमारी या किसी भी सामान्य इंसान के सोच से पूरी तरह परे था। उन्होंने उस सींग के बारे में अब इतनी बातें पता लगा ली थीं और वो सारी बातें वो अपनी एक डायरी में मेंटेन किया करते थे। ये सारी बातें भी लोगों तक उन्हीं के डायरी के माध्यम से ही बाद में पहुंची थी। अब इतने सारे लोगों के गायब होने के बाद पुलिस ने ये तय किया कि वो उनके घर पर, मतलब अथर्व जी के घर पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हें जांच पड़ताल के दौरान यही पता चला था कि हर कोई जो भी गायब हुआ वो अथर्व जी के ही घर के आसपास आखिरी बार देखा गया था, जिसमें से 2 कांस्टेबल अब 24 घंटे अथर्व जी के घर पर नज़र रख रहे थे। आज रात वो उनके खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सामने उनकी टेबल पर वो दोनों सींग, जो कि एक टोपी नुमा आकार के ऊपर बना हुआ था, वो टेबल पर रखा हुआ था। रात हो चुकी थी, चांदनी रात थी। कमरे में पूरा अंधेरा था और चांद की रोशनी हल्की हल्की उस सींग के ऊपर पड़ रही थी। अचानक उस सींग में एक अलग सी चमक आ गई और धीरे धीरे वो टोपी हवा में उठने लगी और उसके नीचे एक शरीर का ऐसा आकार बना मानो कोई विशाल काय राक्षस या दानव या शैतान हो। उसकी हाइट इतनी बड़ी थी जैसे कि वो इस घर के अंदर समाने के लिए बना ही नहीं है। वो आकार पूरी तरह बनने के बाद वो धीरे से अपने आकार को कम करता है और उसकी नज़र सीधे खिड़की के बाहर उन 2 कांस्टेबल पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली, कांच टूटा। उसमें से उसने एक कांस्टेबल को अपने जीभ के माध्यम से अंदर उस कमरे में खींच लिया और देखते ही देखते उस दूसरे कांस्टेबल की आंखों के सामने उसने उन दोनों कांस्टेबल को अपने उस जीभ में लपेटकर अपने मुंह में डाल लिया। मतलब वो उन्हें खा गया, चबा चबा कर, जिसकी आवाज़ आ रही थी। कमरे में खून पूरी तरह से फैल चुका था। अब ये आवाज़ सुनकर अथर्व जी सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन अथर्व जी सामने आकर खड़े होने के बाद भी ना तो डरे और ना ही घबराए। आवाज़ ऐसी थी जिससे किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह तक कांप जाती, लेकिन वो तो सामने खड़े होकर इन आवाज़ों का, उस खून की छोटी नदी का, उस लाश के टुकड़ों का मज़ा ले रहे थे। उन्हें ये चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे वो हर रात देखते हों। क्या सच में ऐसा था? और क्या थी ये आकृति? अब धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल चुकी थी कि अथर्व जी के घर के आसपास रहना काफ़ी रिस्की है और अथर्व जी अब
पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये वो इंसान है ही नहीं जो कि पहले कभी हुआ करते थे। अब लोग धीरे धीरे अथर्व जी और उनके घर से डरने लगे थे, क्योंकि हर रात उनके घर से अजीब अजीब आवाज़ें उनके आसपास के घर वालों को सुनाई देती थी। लगभग 6 महीने बीत चुके थे और कुछ दिनों से आस पड़ोस के घर वालों को ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। अब क्या हो गया था? अचानक से सब कुछ इतना शांत कैसे पड़ गया था? लेकिन लोगों में जो डर अब बन चुका था, वो उनके घर के पास जाते तो जाते कैसे? आखिरकार लगभग 1 महीने तक यही शांति पूरी तरह से बरकरार रही। तब जाकर लोगों ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा और घर का दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस के सामने जो नज़ारा था वो ऐसा था कि हर आम इंसान उसको देखकर शायद दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। दीवारों पर, छत पर, ज़मीन पर सिर्फ खून ही खून था। उनका पूरा घर लग रहा था जैसे खून में नहाया हुआ था। पुलिस ने घर की पूरी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस को वहां पर उनकी एक डायरी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने वो डायरी जब्त कर ली। डायरी जब्त करने के बाद उन्होंने आखिरकार हिम्मत करके उस डायरी को पढ़ा और उस डायरी को पढ़ने के बाद उनको सारी सच्चाई पता चली। वो सच्चाई ये थी कि वो जो भी सींग लेकर आए थे वो कोई आम सींग नहीं था। वो एक ऐसे, आप उसे शैतान, दानव, राक्षस, पिशाच जो चाहें वो कह सकते हैं, उसका था। और वो जब उनके साथ घर पर आया तब उसने खुद को खुद से ही अथर्व जी के सामने जाहिर कर दिया और वो इतना विशालकाय, इतना भयानक था। लेकिन अथर्व जी पता नहीं क्यों उसे देखकर पहली बार भी डरे नहीं थे, बल्कि वो तो उसके बारे में जानने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो चुके थे कि वो हर कुछ करने के लिए तैयार थे। या फिर मैं यूं कहूँ कि वो उस शैतान के वश में आ चुके थे। उस शैतान ने अपने बारे में सारी बातें बताने के लिए उनसे धीरे धीरे रोज रोज बलि मांगना शुरू किया, जिसके वजह से अथर्व जी ने अपनी ही पूरी टीम के लोगों की बलि एक एक करके उस शैतान को चढ़ा दी। हर दिन बलि चढ़ाने के बाद वो शैतान अपने बारे में एक एक लाइन बताया करता था और पूरी बात ये थी कि वो कोई आम शैतान नहीं था। कहते हैं कि वो भगवान के साथ काम करने वाला एक सहायक या फिर मददगार था, जिसको भगवान ने इस हिसाब से बनाया था कि वो धरती के पाप, विनाश और बाकी की चीज़ों में संतुलन बनाए रखेगा। उसने ये भी बताया कि सृष्टि के रचना में भी उसने सहायता की। मतलब जो भी ऐसी चीज़ें थीं जो कि भगवान अपने हाथ से नहीं कर सकते थे, उन चीज़ों में सहायक यही बना था और इसके जैसे और लोग। लेकिन एक वक्त के बाद इसके अंदर ये अहम, ये गुरूर आ गया कि ये खुद ही भगवान है और इसने इस वजह से जो चीज़ें बनाई, जो चीज़ें सुधारी या जिन चीज़ों का संतुलन बनाना था, मतलब पाप को नष्ट करना, ये धीरे धीरे उस नष्ट करने के प्रक्रिया के बाद खुद ही विनाशक बन गया और धीरे धीरे इसने इस संतुलन को इस तरीके से बिगाड़ा और तोड़ना शुरू किया कि भगवान के माध्यम से इसे एक श्राप मिला और इसको इसके सबसे बेशकीमती, मतलब जिस चीज़ में इसकी ताकत थी, उस चीज़ को इसके शरीर से अलग कर दिया गया और उसे धरती में कई फुट नीचे दबा दिया गया। लेकिन जब अथर्व जी ने चीज़ को धरती से निकाल लिया, तब
वो ना चाहते हुए भी एक्टिवेट हुआ, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ रक्त चाहिए था और वो रक्त उसे अथर्व जी के माध्यम से मिला, क्योंकि खुदाई के दौरान ही अथर्व जी के एक सहायक के हाथ में चोट लगने की वजह से उसके खून की कुछ बूंदें उसके सींग पर गिर गई थी और उसे बाहर निकाला गया। उसे जिस तरीके से सहेज रहे थे वो तो वापस आता ही, और वो वापस आया। उसने वापस से अपने मौत का तांडव शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बलि मांगकर खुद की शक्तियां बढ़ाता गया, वैसे वैसे वो बलियां और ज़्यादा मांगता गया और अथर्व जी इस तरीके से उसके वश में हो चुके थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि वो एक शैतान के वश में हो चुके हैं। और वो ये बात चाहता था कि लोगों को पता चले, और वो अपनी एक खुद की सेना बनाना चाहता था। उसने ये लालच दिया कि वो अपनी ही तरह से अथर्व जी को भी शक्तियाँ प्रदान करेगा अगर वो उसका साथ दें, उसके साथ चलें। और आखिरकार अथर्व जी ने ये बात मान ली। वो जब बलियां देने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि एक लिमिट के बाद लोगों ने उनके घर के आसपास आना भी पूरी तरह से बंद कर दिया और वो उसके जाल में फंस चुके थे। आखिरकार अंत में अथर्व जी को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई थी कि उसने जो भी कहानी सुनाई है, भगवान के सहायक होना या फिर सृष्टि के रचना में सहायता करना, ये सारी बातें उसकी मनगढ़ंत ही हैं। वो है एक शैतान जो कि सिर्फ और सिर्फ बलि और खून का प्यासा है। लेकिन अथर्व जी उस वक्त तक उसके वश में इतना ज़्यादा आ चुके थे, और ख़ास करके अथर्व जी के मन में शक्ति पाने का लालच भर चुका था। शक्ति चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा लोगों को अंधा ही बनाती है। ऐसा ही कुछ अथर्व जी के साथ भी हो रहा था। इसी वजह से अथर्व जी शायद उसके साथ चले गए, और उसके बाद उनके घर में इसीलिए ना तो कभी कोई आवाज़ आई और ना ही अथर्व जी या किसी और के कोई भी अवशेष मिले। ये बात अथर्व जी ही चाहते थे कि बाहर आ जाए। इस वजह से उन्होंने ये सारी सच्चाई उस डायरी में लिखी थी। लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि किसी भी शैतान या शैतानी शक्ति के बारे में बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस डायरी को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई, जो कि शायद कभी हो नहीं पाया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप मेरी थोड़ी मदद करना चाहते हैं इस चैनल को और मुझे आगे बढ़ने के लिए, तो नीचे एक थैंक्स बटन भी है, जिसको आप यूज़ करके मुझे और इस चैनल को और आगे बढ़ाने में, हमें और अच्छी कहानियाँ लाने में मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।